ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त 7:30 बज चुके हैं। सिर्फ आधा घंटे का वक्फा बचा है वोटिंग की शुरुआत में, यानी सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। पूरी तरीके से इंतजामात कर लिए गए हैं। मुख्तलिफ रियासतों की नुमाइंदों से हम कुछ देर पहले जुड़े थे, उनसे पूछने की कोशिश हमने की कि किस तरह से इस वक्त मंजरनामा तब्दील होता हुआ कोरोना कहर में दिखाई दे रहा है, क्योंकि SOPs पर अमल करने की भी तलकीन इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई है और इसी वजह से खासे इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं। काउंटिंग सेंटर्स पर कहा यह जा रहा है कि जो मीडिया कवरेज होगी उन तमाम रिपोर्टर्स को भी अपनी रिपोर्ट निगेटिव कोविड की लेकर जानी होगी। उसी के बाद उन्हें काउंटिंग सेंटर के अंदर जाने की इजाजत होगी। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे देखने हो तो न्यूज़ 18 उर्दू देखिए। और फैसले की घड़ी है। कई सियासी लीडरान की किस्मत का फैसला आज होना है। कई रियासतों के वज़ीर आला की किस्मत का फैसला आज होना है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। पल पल की अपडेट हम आपको फराहम कर रहे हैं। एक UT समेत 5 रियासतों में आज काउंटिंग होगी। आधा घंटे का वक्फा सिर्फ बचा है। अब से कुछ ही देर बाद काउंटिंग की शुरुआत होगी, यानी आधा घंटे के बाद यानी 8 बजे से पोस्टल बैलेट के वोटों की गिनती की शुरुआत हो जाएगी। अगर केरल की हम बात करें तो केरल में भी आज वोटों की गिनती हो रही है। सुबह 8 बजे से यहां पर भी वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। 140 सीटों के लिए वोटों की गिनती की शुरुआत 8 बजे से होगी। केरल में आज इंतखाबात के नतीजे आने वाले हैं। इससे कबल केरल के साबिक वजीर आला ओमन चांडी ने चर्च में हाजिरी दी, यानी तमाम सियासी लीडरान हर तरीके से पूजा पाठ चर्च का रुख कर रहे हैं ताकि उनकी सरकार बन सके और उनकी सरकार जैसा कई रियासतों में रही तो यानी दोबारा उनको सत्ता पर वापसी हासिल हो सके। इस तरह की कोशिशें लगातार वजीर आला की तरफ से की जाती हुई दिखाई दे रही। साबिक वजीर आला की तस्वीरें हैं केरल की, जिसमें ओमन चांडी को आप देख सकते हैं। वो रियासत के चर्च में मौजूद हैं, चर्च में पूजा करने के लिए, और जाहिर सी बात है वो यही दुआ कर रहे होंगे कि उनकी यह सरकार इस बार केरल में बने। आपको बता दें कि मुख्तलिफ इसके अलावा आसाम, बंगाल, तमिलनाडु में वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। पुडुचेरी की बात करें तो जहां पर 30 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी और आज काउंटिंग का दिन है, नतीजों का दिन है, लिहाजा तमाम सियासी लीडरान की धड़कनें तेज होती हुई दिखाई दे रही होंगी कि क्या उन्हें सत्ता पर वापसी मिलेगी या नहीं, या फिर जो रियासत में पार्टी सत्ता में नहीं है वो वापसी के लिए भी दुआ गो होगी और लगातार उनकी धड़कनें जो है बढ़ती हुई नजर आ रही होंगी। एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं नुमाइंदा शबाना एजाज का। शबाना, सिर्फ आधा घंटे का वक्त बचा है। पोस्टल बैलेट के वोटों की गिनती की शुरुआत 8 बजे से होगी। बिल्कुल आधे घंटे का वक्त बचा है और काउंटिंग सेंटर के बाहर हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी की काफी इंतजामात किए गए हैं और जो भी रिपोर्टर्स, मीडिया के लोग या जो लोग भी काउंटिंग सेंटर के अंदर जा रहे हैं उनकी वो कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट देखी जा रही है और तमाम तरह एहतियात के साथ हैंड ग्लव्स लगाकर, सरों को ढांककर, मास्क पहनकर ये लोग अंदर जा रहे हैं। तो तमाम तर तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है और बस कुछ ही देर में वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। 8 बजे का वक्त दिया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि कुछ तकनीकी खराबी की वजह से अगर कहीं कुछ मसला हुआ तो शायद ये वोटों की गिनती किसी सेंटर में 8 से 8:30 तक भी शुरू हो सकती है। यानी 8 बजे का वक्त है, लेकिन अगर कुछ मसला हुआ, कुछ तकनीकी खराबी हुई किसी सेंटर में, 8:30 बजे तक तमाम जगहों पर वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और 10 बजे तक जो ट्रेन है वो साफ होना शुरू हो जाएगा। शबाना, आप 10 बजे तक कह रही हैं, लेकिन इस बार जो काउंटिंग हो रही है वो कोरोना कहर के बीच में हो रही है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन की भी तरफ से तैयारियां की गई हैं और कहा यह जा रहा है कि इस बार जो काउंटिंग प्रोसेस है वो थोड़ा लेंदी हो। तो क्या ये लगता है कि इसका असर ट्रेंड्स पर भी पड़ सकता है? 10 बजे वाले आने वाले नतीजे कुछ देरी से आ सकते हैं? क्या इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं? बिल्कुल, इस बार सिर्फ कोरोना की जो है वो महामारी के दौरान ही काउंटिंग हो रही है और सबसे अहम बात कि लोगों में डर खौफ का माहौल है। यानी जो लोग भी काउंटिंग सेंटर के अंदर हैं वो भी अपने तौर पर काफी एहतियात बरत रहे हैं। सना, आपको याद हो बंगाल में कई ऐसे मरीज जो है वो कोरोना से अफेक्टेड जो लोग हैं मारे गए हैं, जिन्होंने वोटिंग के दिन जो है वो इलेक्शन ड्यूटी की थी। तो ऐसे भी लोग थे जो इलेक्शन की ड्यूटी की वजह से वो कोरोना से अफेक्टेड हुए। तो तमाम तर बातों को जहन में रखकर जो है वो आज काउंटिंग की जा रही है और जो लोग काउंटिंग में शामिल हो रहे हैं वो लोग भी बहुत अवेयर है। उनको भी लगता
लगता है कि जरा से अगर गफलत बढ़ती जाएगी तो जान का रिस्क जो है वो हो जाएगा। तो ऐसे में लोग भी काफी एहतियात बरत रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि अमूमन जिस तरह से बंगाल में देखा जाता है कि 10 बजे तक वो ट्रेन आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार शायद जो काउंटिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो, लेकिन फिर भी नतीजा जो है वो सामने आने लगता है। क्योंकि जिस तरह से आप बूथ वाइज और जिस तरह से एरिया वाइज, वार्ड वाइज जब वोटों की गिनती होती है, काउंटिंग शुरू होती है, और अगर ट्रेन जिस तरह से आता है तो उसके बाद समझ में आ जाता है। नहीं, हम अपनी टीवी स्क्रीन पर, मीडिया, हमारा न्यूज 18 टीवी स्क्रीन पर हम ये लोगों को जरूर समझा सकते हैं कि ट्रेन क्या हो सकता है, क्योंकि उसके बाद वो मिजाज समझ में आता है कि उस बूथ में, उस वार्ड में किस पार्टी को कितना वोट मिला है। तो ये हम कह सकते हैं कि हम जिस तरह से वो काउंटिंग शुरू होगी और 10 बजे के बाद कह सकेंगे कि कौन सी पार्टी कितनी मजबूत हो रही है। हालांकि काउंटिंग का प्रोसेस स्लो हो सकता है, देर से शुरू हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ट्रेन सामने साफ जो है वो हो जाएगा। और आप देखेंगे भी कि 10 तो यानी ये कहा जा सकता है पूरे नतीजे आने में भी इस बार वक्त लगेगा शबाना? हाँ, पूरे नतीजे आने में वक्त लग सकता है। हमें याद रखना चाहिए कि बिहार के जो असेंबली इलेक्शन की जो काउंटिंग हुई थी और वहाँ जिस तरह से वो भी कोरोना काल के दौरान जो है वो हुआ था, और अब जो है जो यहाँ बंगाल में जो आज वोटों की गिनती हो रही है, अब जितने भी रियासतों में हो रही है, तो यहाँ अब जो है वो कोरोना महामारी बहुत ज्यादा है, जिस तरह से कोरोना के केसेस आ रहे हैं। तो ऐसे में जो काउंटिंग सेंटर है वहाँ काफी एहतियात बरती जा रही है। और इलेक्शन कमीशन को फटकार मिली है, इलेक्शन कमीशन तनकीद का शिकार हुआ है। सना, आप देखें कि हाई कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार माना है और कहा है कि ड्यूटी जो है, जिम्मेदारी जो है, उस तरह से नहीं निभाई गई। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन के लिए भी ये बहुत जरूरी है कि आज वोटों की जो गिनती, बिल्कुल एक तरह से कहा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन के सामने चुनौती भी है कि वो कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करवा पाते हैं या नहीं, क्योंकि कई बार फटकार लगी, जिसका जिक्र आप भी कर रही थी। सियासी पार्टियों से ये कहा गया कि आप महदूद तादाद में रैलीज करें, और लास्ट में हमने देखा कि राहुल गांधी के इलेक्शन में हिस्सा न लेने के बाद कई पार्टियों के बड़े लीडरान ने भी हिस्सा लेने से मना किया। और लेकिन अगर इस वक्त कोरोना की तादाद की हम बात करेंगे तो मगरबी बंगाल में कोरोना केसेस हैरानकुन तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए तमाम नाज़रीन से ये अपील है मगरबी बंगाल के भी कि आप अपना ख्याल रखें और जरूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। शबाना, काउंटिंग सेंटर्स के अंदर की आपने बात कही कि वहां पर कोरोना एसओपीज पर अमल करवाया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा अगर हम बाहर की बात करें, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब भी काउंटिंग की शुरुआत होती है, हर पार्टी के कारकुनान के लीडरान बड़ी तादाद में काउंटिंग सेंटर्स के बाहर पहुंचते हैं, लेकिन इस बार क्योंकि हालात अलग हैं, तो क्या कुछ नज़ारे देखने को मिल रहे हैं? क्या महदूद तरीके से कारकुनों को आने की बात कही गई है या फिर वैसे ही लोग मौजूद हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से बार बार कहा गया है कि भीड़ न लगाई जाए और भीड़ पर जो है वो नजर रखी जाएगी। पुलिस एहलकारों की बड़ी तादाद काउंटिंग सेंटर से बाहर तैनात की गई है। इसकी बड़ी वजह यही है कि भीड़ों पर जो है वो कंट्रोल कर सके और भीड़ पर नजर रख सके कि भीड़ जमा ना हो। तो ऐसे में लोग, लेकिन आज फैसले की घड़ी है और फैसला आएगा, और जो भी पार्टी जीतेगी, जो भी लीडर जीतेगा, उसके जो समर्थक हैं, उनके जो लोग हैं, वो अपने जज्बात जो है वो काबू पर नहीं रख पाएंगे। हम देखेंगे कि लोग जरूर ढोल ताशे के साथ भी, ढोल बाजे के साथ भी नजर आ सकते हैं, जिस तरह तैयारियां तमाम सियासी जमातों ने की है। लेकिन इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन की गहरी नजर है, सख्त नजर है। बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों को यहाँ तैनात किया गया है कि वो किसी भी तरह की भीड़ जो है वो जमा ना होने दे। और साथ ही साथ आपको याद होगा कि कल जिस तरह से ममता बनर्जी ने भी अपने तमाम उम्मीदवारों को कहा था कि वो काउंटिंग सेंटर के अंदर जमे रहें, और जब तक जो है वो उनको जो है वो, जब तक वो फैसला साफ ना हो जाए, वो वहां से हिले नहीं। तो एक तरह से ममता बनर्जी ने अपने लोगों को जमा रहने की हिदायत दी है। तो अगर लीडर, उम्मीदवार जब अगर काउंटिंग के पोलिंग बूथ, काउंटिंग सेंटर के सामने रहेगा, तो उनके साथ साथ उनके समर्थक भी रहेंगे। तो ये एक अलग, हम कह सकते हैं कि जिस तरह से सियासी ट्रेंड है हिंदुस्तान में, जिस तरह से सियासी लीडरान के, उम्मीदवारों के दूसरी पार्टियों में आने और जाने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, एक नई तरह की सियासत देखने को मिल रही है। तो ममता बनर्जी को भी कहीं ना कहीं ये डर, ये खदशा है, क्योंकि उन्होंने अपने कई बड़े चेहरों को खोया है। खोया इन सेंस में कह सकते हैं कि अपनी पार्टी से वो
उन्होंने जो है वो ममता बनर्जी के साथ उससे विदा लेते हुए दूसरी पार्टी का परचम थामा है। तो ऐसे में ममता बनर्जी ने एक बड़ी मेहनत की है, और अगर ये ट्रेन जो है वो रहता है, बिल्कुल। और हम जानते हैं कि एक तरफ मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी थी, तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी फौज, यानी मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी कहीं ना कहीं थोड़ी सी दबाव में भी थी। इसलिए हमने देखा कि कई मरतबा वो गुस्से में भी नाराजगी का इजहार करते हुए नजर आई। और अब आज जबकि चूंकि हम ये जानते हैं कि नंदीग्राम जो कि एक मौजूए बहस रहा है, पूरे इंतखाबात में 8वें मराहल में इसका जिक्र होता रहा है, शबाना एजाज, और आज उस सीट को लेकर भी, यानी तमाम सीटों के साथ साथ उस सीट के भी नतीजे आएंगे। तो जहां मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी की साख दांव पर है, क्योंकि वो सीएम है, कोई नॉर्मल कैंडिडेट नहीं है, वही शुभेंदु अधिकारी जो कि पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, तो उनके ऊपर भी प्रेशर होगा। एक बिल्कुल प्रेशर है। और सना, आपको याद होगा कि शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि अगर वो हार जाते हैं नंदीग्राम से, अगर वो जीत नहीं पाते हैं तो वो सियासत छोड़ देंगे। तो इससे अंदाजा लगाएं कि उनके ऊपर प्रेशर किस तरह से है। और बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी पर दांव खेला है, जो शुभेंदु अधिकारी को सामने रखकर बंगाल की सियासत में कदम जमाने की कोशिश की है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए शुभेंदु अधिकारी एक मजबूत चेहरा है, और अगर शुभेंदु अधिकारी को के नतीजे अगर उनके मुताबिक नहीं आते हैं तो ये बहुत बड़ी, हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा धक्का लगेगा पूरी बीजेपी पार्टी के लिए। तो वही ममता बनर्जी सिर्फ एक वजीर आला नहीं है, वो अपने आंदोलन के लिए जाने जाती है, अपनी सियासी तहरीक के लिए जाने जाती है। हमने बीजेपी में जहां देखा कि प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला जब बंगाल आ रहे थे और बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे, वही ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में अगर कोई चेहरा था तो वो सिर्फ ममता बनर्जी थी। यानी ममता बनर्जी एक वजीर आला है, एक मजबूत सियासी लीडर है मुल्क की। वही कहीं ना कहीं उनकी पूरी पार्टी तृणमूल कांग्रेस भी ममता बनर्जी के दम पर खड़ी है। तो ऐसे में अगर ममता बनर्जी का नतीजा नंदीग्राम से, उन्होंने पूरी बीजेपी पार्टी को चुनौती दी है, अपना असेंबली हल्का छोड़कर जी वो नंदीग्राम गई थी। तो ऐसे में नंदीग्राम में अगर ममता बनर्जी के लिए जीत हासिल करना करो और मरो की लड़ाई, तो बिल्कुल। पहले वो भवानीपुर से लड़ती थी, यानी वहां से वो रुकने असेंबली मुंतखब की गई थी, और इस बार उन्होंने सीट अपनी तब्दील की और ओपन चैलेंज किया, डेयरिंग चैलेंज किया। आप हमारे साथ जुड़ी रहिए, शबाना एजाज आपके पास लौटेंगे। इस बार समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी मगरबी बंगाल में देखने को मिल सकता है या नहीं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के दरमियान कांग्रेस इत्तेहाद कहां पर खड़ा हुआ है, जानने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।